प्यारे बच्चों नमस्कार, जय माता दी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 8 है आपके आनुवंशिकता एवं जैव विकास, तो इस चैप्टर के कंप्लीट हैंडरिटन कलरफुल और बेस्ट नोट्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपने इन कंप्लीट नोट्स को अच्छे से तैयार कर लिया तो इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। और बायोलॉजी का ये चैप्टर है आपके, और इन नोट्स को साथ साथ में आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो नोट्स परचेज करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिया गया है, इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और ये नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने केमिस्ट्री के सभी चैप्टर और बायोलॉजी के सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने उन चैप्टर को नहीं पढ़ा है, उन चैप्टर को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, तो उन सभी चैप्टर की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां जाकर आप एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान के सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और ड्रीम 100 का जो ड्रीम है, आपका जो सपना है, वो आप पूरा कर सकते हैं। साइंस के अंदर आपको फुल मार्क्स अगर अचीव करने हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ये पूरे नोट्स आपको अच्छे से आपको पढ़ने हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 है आपके आनुवंशिकता एवं जैव विकास, तो इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन कलरफुल नोट्स आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं आनुवंशिकी के बारे में, यानी आनुवंशिकी क्या है, जेनेटिक्स क्या है। तो सबसे पहले हम आनुवंशिकी की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है वो देखने वाले हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों के आनुवंशिक लक्षणों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों के आनुवंशिक लक्षणों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। और आनुवंशिकी यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने हाईलाइट किया है और इसको हमने कलर किया है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि आनुवंशिकी का जो जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधा वार यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है, सीधा वार हो सकता है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कमेंट बॉक्स में राधे राधे नहीं लिखा है, तो एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट में राधे राधे जरूर लिखेंगे और यहाँ से क्वेश्चंस है वो बन सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको जरूर याद करना है। उसके बाद में देखिए आनुवंशिकी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो भागों में इसको बांटा है। एक है आनुवंशिकता या फिर वंशागति और दूसरा है विभिन्नता या विविधता। तो सबसे पहले आनुवंशिकता के बारे में बात करें, वंशागति के बारे में बात करें, तो इसमें विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ क्या होता है, वंशागत होता है। और विविधता की हम बात करें तो यह जनक और संतति के जो लक्षण हैं उनकी असमानता की अवस्था मानी जाती है। और विभिन्नता और विविधता को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो शारीरिक कोशिका विभिन्नता और दूसरा है जनन कोशिका विभिन्नता। तो यहाँ पर शारीरिक कोशिका विभिन्नता की मैं बात करूं तो इसमें पहला पॉइंट याद रखना है आपको कि यह शारीरिक कोशिका में आती है, यानी शारीरिक कोशिका विभिन्नता है, ये शारीरिक कोशिका में आती है। और जबकि जनन कोशिका विभिन्नता है वो कौन सी कोशिका में आती है, जनन कोशिका में आती है। इस बात को याद रखना है। और शारीरिक कोशिका विभिन्नता में दूसरा पॉइंट याद रखना है कि ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते, यानी ये नेक्स्ट जो जनरेशन है, अगली जो पीढ़ी है उसमें ट्रांसफर नहीं होते, स्थानांतरित नहीं होते। जबकि जनन कोशिका है उसमें ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, यानी ये नेक्स्ट जनरेशन में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद में शारीरिक कोशिका विभिन्नता है, उसमें तीसरा पॉइंट है कि जैव विकास में सहायक नहीं है, यानी ये जैव विकास में सहायक नहीं है। जबकि जनन कोशिका विभिन्नता है वो जैव विकास में सहायक होती है। उसके बाद में शारीरिक कोशिका विभिन्नता में फोर्थ पॉइंट है कि इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। और जनन कोशिका विभिन्नता है, इन्हें आनुवंशिक लक्षण भी कहा जाता है। तो ये चार पॉइंट है, इसमें डिफरेंस भी आपको पूछ सकता है कि शारीरिक कोशिका विभिन्नता और जनन कोशिका विभिन्नता में अंतर बताइए। तो ये चार अंतर है, आपको अच्छे से याद करने हैं। शारीरिक कोशिका विभिन्नता के उदाहरण कौन कौन से, एक तो कानों में छेद करना और एक कुत्तों में पूंछ काटना। और जनन कोशिका विभिन्नता के उदाहरण है मानव के बालों का रंग और मानव शरीर की लंबाई।
तो ये दो दो उदाहरण भी इसमें दिए गए हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। तो जनन के दौरान विभिन्नता है, उनका संचयन किस प्रकार से होता है। तो विभिन्नताएं हैं उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, दो भागों में बांटा है। एक तो अलैंगिक जनन और एक है लैंगिक जनन। ओके, अब देखिए अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में हमने जो पिछला जो चैप्टर पढ़ा था, ओके, उस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। इसमें देखिए अलैंगिक जनन में क्या होता है, विभिन्नताएं हैं वो कम होती हैं, जबकि लैंगिक जनन में विविधता अपेक्षाकृत क्या होती है, ज्यादा होती है। और अलैंगिक जनन में दूसरा पॉइंट है कि डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती हैं। और लैंगिक जनन है, इसमें क्रॉस संकरण के द्वारा जो गुणसूत्र है, जो क्रोमोसोम है, वो क्रोमोसोम के विसंयोजन के द्वारा होता है। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद में विभिन्नता या विविधता के क्या लाभ हैं, यानी जो विभिन्नता है या फिर विविधता आप कह सकते हैं, इसके क्या लाभ है। तो इसका पहला लाभ आपको याद रखना है कि प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता है वो जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। इसके उदाहरण है कि उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की जो संभावना है वो क्या होती है, अधिक होती है। और जबकि दूसरा लाभ क्या है विभिन्नता का, कि पर्यावरण कारकों के द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार है वो बनता है। उसके बाद में एक डायग्राम है जो आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए, सीखना है आपको अच्छे से, कि उत्तरोत्तर पीढ़ियों में विविधता की क्या उत्पत्ति है। तो उत्तरोत्तर पीढ़ियों में विविधता की जो उत्पत्ति है उसका चित्र आप देख सकते हैं, उसका डायग्राम आप देख सकते हैं। उसके बाद में पाठ्य पुस्तक का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है और लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। तो लक्षण बी पहले उत्पन्न हुआ होगा, यानी जिसका परसेंटेज, जिसका प्रतिशत ज़्यादा जीवों में है वो सबसे पहले उत्पन्न हुआ होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, लक्षण बी पहले उत्पन्न हुआ होगा। अच्छे से आपको याद रखना है। उसके बाद में हेरिडिटी के बारे में हम बात करेंगे, आनुवंशिकता के बारे में बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है यहाँ से। आनुवंशिकता, तो सबसे पहले आनुवंशिकता की परिभाषा की बात करें तो जीवों में जनकों के लक्षणों का संतान में वंशानुगत स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। यानी जीवों में जनकों के लक्षणों का संतान में वंशानुगत स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके, इसको आपको अच्छे से याद करना है, मैंने इसको हाईलाइट किया है कि आनुवंशिकता शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग 1905 में हुआ था। किस वैज्ञानिक ने किया था, विलियम बेटसन ने किया था। तो आनुवंशिकता शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1905 में विलियम बेटसन के द्वारा किया गया था। और इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, राधे राधे जरूर लिखना है। उसके बाद में देखिए लक्षण के बारे में हम बात करें, ट्रेड्स के बारे में हम बात करें तो लक्षण क्या होता है, लक्षण की क्या परिभाषा होती है कि जीवधारियों में जो भिन्न भिन्न गुण विद्यमान होते हैं, जीवधारियों में जो भिन्न भिन्न गुण विद्यमान होते हैं क्या कहलाते हैं, लक्षण कहलाते हैं। और लक्षण है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रभावी लक्षण होता है, एक अप्रभावी लक्षण होता है। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण की जो परिभाषा है वो काफी बार बोर्ड की परीक्षा में पूछी जा चुकी है, फिर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करना है। प्रभावी लक्षण क्या होता है कि जनकों का वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी जनकों का वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रभावित होता है, अभिव्यक्त होता है, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। दूसरा है आपके अप्रभावी लक्षण,
जनकों का वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों की जो डेफिनेशन है, दोनों की जो परिभाषा है वो आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में देखिए एक नोट है, इस नोट को आपको जरूर पढ़ना है, इसमें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो छुपी हुई हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन है वो बन सकता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर अपने प्रयोग किए तथा वंशागति के नियम प्रतिपादित किए। मेंडल के कार्यों के आधार पर उन्हें आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। मेंडल के जो कार्य हैं उनके आधार पर उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकी का पिता किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। उसने उद्यान मटर पर प्रयोग किए थे। और यहाँ पर हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक हाईलाइट, एक आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हमने हाईलाइट किया है, अच्छे से आपको याद रखना है कि मेंडल ने अपना प्रयोग उद्यान मटर पर किया और उद्यान मटर का जो वैज्ञानिक वानस्पतिक नाम है वो है पाइसम सेटाइवम। ये आपको अच्छे से याद रखना है। हरे कृष्णा आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि मेंडल ने अपना प्रयोग कौन से पौधे पर किया, कौन से पादप पर किया, उद्यान मटर पर। और उद्यान मटर का वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम क्या होता है, पाइसम सेटाइवम होता है। उसके बाद में है कि मेंडल ने मटर के पादप का ही चयन क्यों किया। और भी पादप का चयन कर सकते थे बट मटर का जो पादप है उसका चयन क्यों किया, उसके क्या रीजन है। तो मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया, इसके काफ़ी सारे रीजन है। तो इसमें पहला कारण माना कि मटर पादप का जीवन काल है वो छोटा होता है। मटर पादप है उसका जीवन काल क्या होता है, छोटा होता है। मटर की जो फसल है वो 110 से 130 दिन में परिपक्व हो जाती है, तैयार हो जाती है। और दूसरा कारण है कि मटर के पादप में कृत्रिम रूप से आसानी से परपरागण कराया जा सकता है। दूसरा कारण क्या माना गया कि मटर का जो पादप है उसमें कृत्रिम रूप से आसानी से परपरागण है वो कराया जा सकता है। तीसरा कारण है कि मटर को सरलता से उगाया जा सकता है, कि जो मटर है उसको हम सरलता से उगा सकते हैं। और उसके बाद में 4 नंबर कारण है कि मटर की सभी पीढ़ियां हैं वो जनन अक्षम होती हैं। मटर की सभी पीढ़ियां हैं वो क्या होती है, जनन अक्षम होती हैं। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में देखिए कर्णपाली। अब कर्णपाली के बारे में बात करेंगे, एयर लोब के बारे में बात करेंगे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके कि कान के निचले भाग को क्या कहा जाता है, कर्णपाली कहा जाता है। यानी हमारा जो कान है उसका जो निचला भाग है, नीचे का जो भाग है उसको एयर लोब बोलते हैं, कर्णपाली बोलते हैं। और कर्णपाली के आधार पर मानव में कान की जो बाह्य रचना है वो 2 प्रकार की होती है। कर्णपाली के आधार पर मानव में कान की जो बाह्य रचना है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो स्वतंत्र और दूसरा है जूड़े कर्णपाली। अब देखिए कुछ व्यक्तियों में ये सिर के पार्श्व में पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ होता है तथा कुछ में क्या होता है, स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र और जूड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले 2 क्या है, परिवर्त हैं। ओके, यानी मानव समष्टि में पाए जाने वाले 2 परिवर्तों के नाम लिखिए, तो एक तो स्वतंत्र और एक जूड़ा कर्णपाली। ओके, ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर आप इसके डायग्राम देख सकते हैं, ये आपके स्वतंत्र कर्णपाली का डायग्राम है, ये आपके जूड़े कर्णपाली का डायग्राम है। उसके बाद में देखिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको हमने हाईलाइट किया है, अच्छे से बेटा इसको याद रखना है आपको कि मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से प्राप्त की। तो मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा है वो गिरजाघर से प्राप्त की। ओके, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में लक्षणों की वंशागति के नियम में मेंडल का क्या योगदान रहा। तो लक्षण है उनकी वंशागति के नियम में मेंडल है उनका, ग्रेगर जॉन मेंडल है उनका क्या योगदान रहा। तो मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता और पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति में स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। इसका अर्थ क्या है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए
प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होंगे। फिर संतान में कौन सा लक्षण परिलक्षित होगा। मेंडल ने इस प्रकार की वंशागति के कुछ नियम प्रस्तुत किए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वंशागत लक्षण के बारे में, यानी इनहेरिटेड ट्रेट क्या होते हैं, वंशागत लक्षण क्या होते हैं। तो वंशागत लक्षण की क्या परिभाषा है कि वे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में आनुवंशिक रूप से स्थानांतरित होते हैं उसको क्या कहते हैं, वंशागत लक्षण कहते हैं। अच्छे से आपको याद रखना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों मेंडल के वंशागति के नियम, तो मेंडल ने 3 वंशागति के नियम प्रस्तुत किए थे। तो ऑस्ट्रिया के निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागति के कितने नियम प्रस्तुत किए, 3 नियम प्रस्तुत किए। इन तीनों नियमों को आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें पहला नियम है प्रभाविता का नियम। अब प्रभाविता का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में उत्पन्न होने वाला लक्षण क्या होता है, प्रभावी होता है, और दूसरे लक्षण जो छिपे रहते हैं वो क्या होते हैं, अप्रभावी होते हैं। यानी प्रभाविता का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में उत्पन्न होने वाला लक्षण है वो क्या होता है, प्रभावी होता है, और दूसरे लक्षण जो छिपे रहते हैं वो क्या होते हैं, अप्रभावी होते हैं। यहाँ पर देखिए शुद्ध लंबे पौधे यानी स्मॉल टी, और यहाँ पर शुद्ध बौने पौधे यानी ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी। यहाँ पर इनके बीच में क्या कराया गया, संकरण कराया गया F1 पीढ़ी में। तो सभी लंबे पौधे स्मॉल टी, कैपिटल टी, और इनके बीच में स्वपरागण कराया। तो यहाँ पर इनके बीच में जो क्रॉस कराया, जो संकरण कराया, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें लंबे पौधे हैं, वो सभी लंबे पौधे हैं वो प्राप्त हुए। उसके बाद में दूसरा नियम आप देख सकते हैं पृथक्करण का नियम। अब देखिए मेंडल के अनुसार पृथक्करण का नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार संकर F1 पीढ़ी के पौधों में दोनों विपरीत लक्षण जोड़े में विद्यमान रहते हैं, और ये लक्षण F2 पीढ़ी में क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अतः इसे पृथक्करण का नियम कहा या फिर युग्मकों की जो शुद्धता का नियम है वो कहा जाता है। यानी पृथक्करण का जो नियम है उसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार संकर F1 पीढ़ी के पौधों में दोनों विपरीत लक्षण जोड़े में विद्यमान रहते हैं, और ये लक्षण F2 पीढ़ी में पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अतः इसे पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। उसके बाद में तीसरा नियम आप देख सकते हैं कि स्वतंत्र F1 का नियम। अब स्वतंत्र F1 का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले 2 पौधों के बीच संकरण कराने पर इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, और एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। यानी स्वतंत्र F1 का नियम क्या है, तो मेंडल ने इस नियम के अनुसार 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले 2 पौधों के बीच संकरण कराने पर इन लक्षणों का पृथक्करण है वो स्वतंत्र रूप से होता है, और एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। उसके बाद में मेंडल ने उद्यान मटर के निम्न 7 जोड़ी विपर्यासी जो लक्षण हैं उन पर प्रयोग किया। तो मेंडल ने उद्यान मटर के निम्न 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर प्रयोग किया। इसमें पादप का लक्षण है, इसमें प्रभावी लक्षण है, इसमें अप्रभावी लक्षण है। तो इसमें पहला लक्षण कौन सा था, पादप की लंबाई। तो पादप की लंबाई में प्रभावी लक्षण क्या है, लंबा, और अप्रभावी लक्षण क्या है, बोना। और दूसरा लक्षण है कि पुष्प की स्थिति। तो इसमें प्रभावी लक्षण क्या है, अक्षीय, और अप्रभावी लक्षण क्या है, शीर्ष। उसके बाद में तीसरा लक्षण है परिपक्व फली की आकृति। तो इसमें प्रभावी लक्षण है फूली हुई, और अप्रभावी लक्षण है सिकुड़ी हुई। उसके बाद में 4 नंबर लक्षण है कि अपरिपक्व फली का रंग। तो इसमें प्रभावी लक्षण है हरा, और अप्रभावी लक्षण है पीला। उसके बाद में 5 नंबर जो विपर्यासी लक्षण है वो बीज की आकृति है। इसमें प्रभावी लक्षण है गोल, और अप्रभावी लक्षण है झुर्रीदार। उसके बाद में 6 नंबर जो विपर्यासी लक्षण है वो बीजपत्र का रंग है। तो इसमें प्रभावी लक्षण है वो कैसा प्राप्त हुआ, पीला, और अप्रभावी लक्षण कैसा प्राप्त हुआ, हरा। और 7 नंबर विपर्यासी लक्षण है पुष्प का रंग। तो इसमें प्रभावी लक्षण है बैंगनी, और अप्रभावी लक्षण है सफेद।
तो इन 7 विपर्यासी लक्षणों के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके मेंडल के प्रयोगों से संबंधित शब्दों की परिभाषा। तो मेंडल के जो प्रयोग थे उसमें कुछ शब्द ऐसे थे जिनकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है, वो आपको अच्छे से याद रखनी है। तो इसमें पहली परिभाषा है जीन, यानी जीन क्या होता है? तो आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण करने वाली जो इकाई है, जो यूनिट है, वो क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण करने वाली इकाई को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। उसके बाद में दूसरा है संकरण क्या होता है, क्रॉस क्या होता है? तो दो जाति के जीवों के बीच क्रॉस या निषेचन कर नई संतति प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? संकरण कहा जाता है। तीसरा है जीन प्रारूप क्या होता है? तो जीवों के आनुवंशिकीय संगठन अर्थात जीनी संरचना को क्या कहते हैं? जीन प्रारूप कहते हैं। यानी जीवों के आनुवंशिकीय संगठन अर्थात जीनी जो संरचना है उसको जीन प्रारूप कहते हैं। और 4 नंबर है लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप क्या होता है कि जीव के बाहरी लक्षणों को, जीव का जो बाहरी लक्षण है, जीव के जो बाहरी लक्षण है उनको क्या बोलते हैं? लक्षण प्रारूप बोलते हैं। और 5वां है आपके युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी क्या होता है कि किसी प्राणी में एक गुण को नियंत्रित या अभिव्यक्त करने वाली जीन के 2 विपर्यासी स्वरूप क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी कहलाते हैं। यानी किसी प्राणी में एक गुण को नियंत्रित या अभिव्यक्त करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूप क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी कहलाते हैं। उसके बाद में मेंडल की सफलता के कारण। अब मेंडल की सफलता के कारण कौन कौन से हैं? इसमें पहला कारण है कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने क्या किया? एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। और दूसरा कारण है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चयन, पादप का चुनाव भी सावधानी पूर्वक किया। यानी 2 कारण थे मेंडल की सफलता के। एक तो था मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। दूसरा कारण था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव है वो भी सावधानी पूर्वक किया। उसके बाद में है एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आने के भी 100% चांस हैं। तो यहाँ से ये वाला जो टॉपिक है ये आपको मिस नहीं करना है, एक एक चीज आपको अच्छे से पढ़ना है। तो एक संकर संकरण क्या होता है कि एक जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए किया गया क्रॉस क्या कहलाता है? एक संकर संकरण कहलाता है। यानी एक जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए किया गया क्रॉस क्या कहलाता है? एक संकर संकरण कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मिल सकता है। तो इसमें पहला यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो दे रखा है कि एक संकर संकरण में F2PD का अनुपात क्या होता है? 3:1 होता है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट है कि एक संकर संकरण में F2PD का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होता है? 3:1 होता है। और एक संकर संकरण में F2PD का जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है? 1:2:1। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके। उसके बाद में है द्विसंकर संकरण। अब द्विसंकर संकरण क्या होता है कि दो जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए किया गया क्रॉस क्या कहलाता है? द्विसंकर संकरण कहलाता है। यानी 2 जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए किया गया संकरण, किया गया क्रॉस, किया गया निषेचन क्या कहलाता है? द्विसंकर संकरण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इन 2 पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है कि द्विसंकर संकरण में F2PD का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होता है? 9:3:3:1। और द्विसंकर संकरण में F2PD का जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है? 1:2:1 और 2:4:2:1:1:2:1। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है? तो मनुष्य में लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्रों के द्वारा होता है। यानी जो मनुष्य है, मानव है, उसमें लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? लिंग गुणसूत्रों के द्वारा होता है। और मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र है वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, जबकि 23वां जोड़ा है वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है। और पुरुषों में 23वें जोड़े के गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र अक्ष और दूसरा गुणसूत्र क्या होता है? वाई होता है। और स्त्रियों में 23वें जोड़े के दोनों गुणसूत्र अक्ष होते हैं। अक्ष गुणसूत्र मादा संतान के लक्षण धारण
धारण करते हैं और अन्य सभी ऑटोसोम्स दैहिक लक्षणों को क्या करते हैं, धारण करते हैं। जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचन करता है तो पैदा होने वाली संतान क्या होती है, लड़की होती है। कि जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचन करता है तो पैदा होने वाली संतान क्या होती है, लड़की होती है। और यदि पुरुष का वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचन करता है तो उनकी पैदा होने वाली जो संतान है वो क्या होती है, लड़का होती है। और लिंग निर्धारण का जो आरेख है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर नर है, ये मादा है और ये इनके युग्मक है एक्स वाई, और मादा के जो युग्मक है वो है दोनों एक्स एक्स है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो संतति है वो मादा है और इनकी जो संतति है वो क्या है, नर। तो इस प्रकार से इसका आरेख है वो भी आपको बनाना आना चाहिए। और ये डायग्राम दे रखा है मनुष्य में लिंग निर्धारण का आरेख। उसके बाद में देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पुरुषों में गुणसूत्र पैटर्न क्या होता है, 44+XY होता है, और स्त्रियों में गुणसूत्र पैटर्न क्या होता है, 44+XX होता है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी जरूर लिखें। और उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है उपार्जित लक्षण। अब उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, तो उपार्जित लक्षणों के बारे में बात करें तो वे लक्षण जिसे कोई जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है उसे उपार्जित लक्षण कहते हैं। और इसके उदाहरण दे रखे हैं कि अल्प पोषित भ्रंग के भार में कमी। उसके बाद में दूसरा दे रखा है आपके उपार्जित लक्षणों के गुण। अब उपार्जित लक्षण है उनके क्या क्या गुण है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसका पहला गुण है कि ये लक्षण जीवों के द्वारा अपने जीवन काल में प्राप्त किए जाते हैं। और दूसरा गुण है कि ये लक्षण जैव विकास में सहायक नहीं है। उसके बाद में आनुवांशिक लक्षण के बारे में आप देख सकते हैं कि आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, तो वे लक्षण जिसे कोई जीव अपने जनक से प्राप्त करता है उसे आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मानव के आंखों व बालों के रंग। और आनुवांशिक लक्षणों के क्या गुण हैं, क्या इनकी विशेषता है, तो आनुवांशिक लक्षणों का पहला गुण दे रखा है कि ये लक्षण जीवों में क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। और दूसरा गुण है कि ये लक्षण जैव विकास में सहायक हैं, यानी ये लक्षण जैव विकास में सहायक होते हैं। उसके बाद में है जाति उद्भव। अब जाति उद्भव क्या है कि पृथक्करण जाति उद्भव के लिए महत्वपूर्ण होता है और यह जीवों में अंतःजनन को रोक देता है और उन्हें नए आवास में रहने के लिए अनुकूलित करता है। इससे जीवों में नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, फलस्वरूप प्राकृतिक वर्ण प्रभावित हो जाता है जिसे नई जातियों के निर्माण में सहायता मिलती है। यानी पृथक्करण है वो जाति उद्भव के लिए महत्वपूर्ण होता है और यह जीवों में अंतःजनन को रोक देता है और उन्हें नए आवास में रहने के लिए अनुकूलित करता है। इससे जीवों में नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, फलस्वरूप प्राकृतिक वर्ण है वो प्रभावित हो जाता है जिसे नई जातियां हैं, नई जो पीढ़ियां हैं उनके निर्माण में क्या मिलती है, मदद मिलती है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि प्राकृतिक वर्ण, जीन विचलन और खाद्य, इन तीनों तरीकों से एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या है वो समष्टि में बढ़ सकती है। और जय श्री श्याम आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बुक का है कि वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक हैं। तो इसमें पहला कारक क्या है, पहला कारक है प्राकृतिक वर्ण, और दूसरा कारक है आनुवंशिक अपवहन, और तीसरा कारक दे रखा है कि दो उप समष्टियों का एक दूसरे से भौगोलिक पृथक्करण, इसके कारण समष्टियों के जो सदस्य हैं वो परस्पर प्रजनन नहीं कर पाते हैं। और 4 नंबर कारक है कि लैंगिक प्रजनन के फलस्वरूप उत्पन्न परिवर्तन अथवा अर्थात जननिक पृथक्करण, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ये 4 कारक दे रखे हैं, चारों कारकों के बारे में अच्छे से आपको याद करना है। उसके बाद में जाति उद्भव का कारण। अब जाति उद्भव के कारण कौन कौन से, एक तो आनुवंशिक विचलन है, और एक आपके भौगोलिक पृथक्करण है, और एक आपके प्राकृतिक वर्ण है। तो इन तीनों कारणों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला कारक है आनुवंशिक विचलन। अब आनुवंशिक विचलन क्या होता है कि किसी एक समष्टि की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में
सापेक्ष जिन्स की बारंबारता में अचानक परिवर्तन का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? आनुवंशिक विचलन कहलाता है। और दूसरा है आपके भौगोलिक पृथक्करण। अब भौगोलिक पृथक्करण क्या होता है कि किसी जनसंख्या के बीच जिन्स प्रवाह को भौगोलिक आकृतियां जैसे पर्वत, नदियां, समुद्र इत्यादि रोकती हैं, जिसे एक ही समष्टि के जीव हैं वो पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसके कारण इनका प्राकृतिक वर्ण है वो भी क्या हो जाता है? विलग हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? भौगोलिक पृथक्करण कहते हैं। और उसके बाद में देखिए तीसरा है प्राकृतिक वर्ण। अब प्राकृतिक वर्ण क्या होता है कि चयन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने पर्यावरण के प्रति बेहतर अनुकूलित होते हैं और अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखते हुए अधिक संतानें उत्पन्न करता है। अब है आनुवंशिक विचलन का कारण। अब देखिए आनुवंशिक विचलन है उसका क्या रीजन है, उसका क्या कारण है? तो इसके दो कारण बताए गए हैं। एक तो डीएनए में परिवर्तन बताया गया है, दूसरा है गुणसूत्रों में परिवर्तन। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको प्यारे बच्चों आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आनुवंशिक लक्षणों के जो वाहक है वो कौन होते हैं? जीन होते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के वाहक कौन होते हैं? जीन होते हैं। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ओके, इस बात को भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विकास और वर्गीकरण। तो विकास एवं वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि विकास क्या होता है और इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो जीवधारी के भ्रूणीय परिवर्तन के समय उसके विकास क्रम की पुनरावृत्ति होती है और इसे पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। इसे पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अर्नेस्ट हैक्कल ने किया था। और इसके अनुसार जीवधारी व्यक्तिवर्त में पूर्वजों के विकासीय इतिहास को दोहराता है। यानी जीवधारी के भ्रूणीय परिवर्तन के समय उसके विकास क्रम की पुनरावृत्ति होती है और इसे पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहा जाता है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन अर्नेस्ट हैक्कल ने किया। इसके अनुसार जीवधारी व्यक्तिवर्त में पूर्वजों के विकासीय इतिहास को दोहराता है। इसका उदाहरण बताया गया है कि उदाहरण के लिए किसी स्तनधारी भ्रूण के परिवर्तन के समय भ्रूणावस्था पहले मछली से, फिर उभयचर से, उसके बाद सरीसृप से मिलती है। ओके, उसके बाद में समजात अंग और समरूप अंग। ओके, अब समजात अंग क्या होते हैं, समरूप अंग क्या होते हैं? तो समजात अंग की क्या परिभाषा है कि ऐसे अंग जो उत्पत्ति और मूल रचना में क्या होते हैं? समान होते हैं, जिनके कार्य क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम समजात अंग कहते हैं। यानी ऐसे अंग जो उत्पत्ति और मूल रचना में समान होते हैं और इनके कार्य हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम समजात अंग कहते हैं। अब इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, उदाहरण बताए गए हैं। एक तो घोड़े के अग्रपाद, चमगादड़ और पक्षी के पंख और मनुष्य के हाथ। यानी समजात अंग के उदाहरण क्या है? एक तो घोड़े के अग्रपाद, चमगादड़ और पक्षी के पंख, मनुष्य के हाथ। ये सब किसके उदाहरण है? समजात अंग के हैं। तो यहाँ पर समजात अंग देख सकते हैं, ये पक्षी हैं, ये मानव हैं, और ये मेंढक हैं, और ये छिपकली हैं। ओके, तो ये सब उदाहरण किसके हैं? समजात अंग के हैं। उसके बाद में समरूप अंग। अब समरूप या समवर्ती अंग क्या होते हैं? तो वे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल रचना क्या होती है? अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, लेकिन कार्य क्या होते हैं? समान होते हैं, उन्हें हम समवर्ती या समरूप अंग कहते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं तितली और चमगादड़ के पंख। और ये इसका चित्र दिया गया है, डायग्राम दिया गया है। चमगादड़ और पक्षी के जो पंख हैं वो एक प्रकार के क्या हैं? समरूप अंग हैं। तो समजात और समरूप अंग के बारे में भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों जीवाश्म। अब जीवाश्म क्या होता है? तो जीवाश्म किसे कहते हैं कि प्राचीन चट्टानों में मिलने वाले जो मृत जीवधारियों के जो अवशेष हैं या उनके चिन्ह हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। प्राचीन चट्टानों में मिलने वाले मृत जीवधारियों के अवशेष या उनके चिन्ह को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। और उदाहरण आप देख सकते हैं आर्कियोप्टेरिस एक प्रकार का क्या है? जीवाश्म है। जीवाश्म के अध्ययन से उनकी संरचना और जैव विकास का जो ज्ञान है वो होता है। और उसके बाद में एक नोट है, इस नोट को भी आपको जरूर पढ़ना है कि जीवाश्म कितने पुराने हैं,
इसका आंकलन है वो दो घटकों से किया जाता है। एक तो इसकी दो विधियां, एक तो सापेक्ष है और एक है फॉसिल डेंटिंग। तो दोनों विधियों के बारे में आपको अच्छे से याद करना है। इसमें पहली विधि का नाम दिया गया है सापेक्ष। अब सापेक्ष विधि क्या है? यदि हम किसी स्थान की खुदाई करते हैं, यदि हम किसी स्थान की खुदाई करते हैं और एक गहराई तक खोदने के बाद हमें जीवाश्म मिलने शुरू हो जाते हैं कि पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए हैं। ओके, ये सापेक्ष विधि है। और जीवाश्म की दूसरी विधि कौन सी है? फॉसिल डेंटिंग। इस विधि से जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। इसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर जीवाश्म का जो समय है वो निर्धारण किया जाता है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको अच्छे से याद रखना है आपको कि जीवाश्म की आयु है उसका निर्धारण रेडियोधर्मी पदार्थों की सहायता से किया जाता है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण कौन से पदार्थों की सहायता से किया जाता है? रेडियोधर्मी पदार्थों की सहायता से किया जाता है। ओके, और अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण है वो किस विधि से किया गया है, तो फॉसिल डेंटिंग आपको लिखना है। ओके, उसके बाद में है प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया का डायग्राम है वो भी आपको अच्छे से बनाना सीखना है। एक बार दो बार एग्जाम में आ चुका है प्लेनेरिया का डायग्राम। तो प्लेनेरिया नाम के जो चपटे कर्मी हैं उनकी अति सरल आंख होती है जो वास्तव में नेत्र बिंदु है जो प्रकाश को पहचान सकता है। ये प्लेनेरिया है और प्लेनेरिया का डायग्राम आप देख सकते हैं। उसके बाद में है विकासीय संबंध में जीवाश्म का महत्व। तो विकासीय संबंध में जीवाश्म का महत्व आप देख सकते हैं। इसका पहला पॉइंट है कि जीवाश्म विलुप्त हो चुके जीवों के बारे में जानकारी देते हैं, कि जीवाश्म है वो विलुप्त हो चुके जीवों के बारे में जानकारी देते हैं तथा यह भी बताते हैं कि उद विकास वो किस प्रकार हुआ होगा। दूसरा पॉइंट है कि जीवाश्मों का उपयोग किसी जीव के उद विकासीय इतिहास के निर्धारण में किया जा सकता है, कि जीवाश्मों का उपयोग है वो किसी जीव के उद विकासीय इतिहास के निर्धारण में किया जा सकता है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है कि अनेक जीवाश्म दो भिन्न वर्गों के जीवों के मध्य योजक कड़ी के रूप में उनके मध्य उद्विकासीय संबंधों को समझने में सहायक होते हैं, कि अनेक जीवाश्म वो दो भिन्न वर्गों के जीवों के मध्य योजक कड़ी के रूप में उनके मध्य उद्विकासीय संबंधों को समझने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि जैव विकास प्रक्रम में जीवाश्म की भूमिका। तो जैव विकास प्रक्रम में जीवाश्म की क्या भूमिका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जीवाश्मों के द्वारा ऐसी स्पीशीज के अस्तित्व और विकास को माना जा सकता है जो अब विलुप्त हो चुकी है, और साथ ही इनके द्वारा कुछ स्पीशीज के क्रमबद्ध विकास को स्थापित भी किया जा सकता है जिनका विकसित रूप वर्तमान में क्या है? विद्यमान है। कि जीवाश्मों के द्वारा ऐसी स्पीशीज के अस्तित्व और विकास को माना जा सकता है जो अब विलुप्त हो चुकी है। साथ ही इनके द्वारा कुछ स्पीशीज के क्रमबद्ध विकास को भी स्थापित किया जा सकता है जिनका विकसित रूप वर्तमान में क्या है? प्रेजेंट टाइम में क्या है? विद्यमान है। और डायनासोर कौन से वर्ग से संबंधित है? सरीसृप वर्ग से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी, राधे राधे, जय श्री श्याम, हरे का सारा नहीं लिखा है तो सभी बच्चों को एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों विकास के चरण। अब विकास है उसके कौन कौन से चरण हैं? तो विकास है वो क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ। तो इसमें पहला है आंख का विकास। अब आंख का विकास वो किस प्रकार से हुआ? तो जटिल अंगों का विकास डीएनए में मात्र एक परिवर्तन के द्वारा संभव नहीं है, ये क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होता है। तो इसमें पहला पॉइंट दे रखा है प्लेनेरिया में अति सरल आंख होती है। दूसरा है कीटों में जटिल आंख होती है। तीसरा है मानव में द्विनेत्री आंख होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पंखों का विकास। अब पंख है उनका विकास किस प्रकार से हुआ? तो पंखों का विकास आप देख सकते हैं पंख पर कि ठंडे मौसम में उष्मारोधन के लिए विकसित हुए, कालांतर में उड़ने के लिए भी क्या हो गए? उपयोगी हो गए। ओके, यानी पंखों का जो विकास है वो पंख पर आप देख सकते हैं ठंडे मौसम में उष्मारोधन के लिए विकसित हुए, कालांतर में उड़ने के लिए भी क्या हो गए? उपयोगी हो गए। और ये डायग्राम देख सकते हैं जंगली गोभी का विकास आप देख सकते हैं किस प्रकार से हुआ। तो ये आपके गांठ गोभी है और ये आपके जंगली गोभी है, ये आपके केल है
और यहाँ पर फूल गोभी आप देख सकते हैं, ब्रोकोली आप देख सकते हैं, गोभी आप देख सकते हैं, और ये आपके लाल गोभी है। तो इस प्रकार से जंगली गोभी है उसका विकास हुआ। और यहाँ पर मानव विकास के बारे में देख सकते हैं, ये लास्ट टॉपिक है मानव विकास। तो मानव विकास के अध्ययन में मुख्य साधन उत्खनन, समय निर्धारण, डीएनए अनुक्रम का निर्धारण, जीवाश्म अध्ययन, मानव प्राचीनतम सदस्य अफ्रीका मूल में खोजा गया। यानी मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, होमो सेपियंस है, और ये अफ्रीका का था। ओके, तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और इसी के साथ प्यारे बच्चों चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका फिजिक्स का आने वाला है। कौन सा चैप्टर आपको सबसे पहले करवाया जाए नोट्स के रूप में, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये नोट्स आपको कैसे लगे ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।